गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो कवक वर्ग में ही रखा गया है, जिसे हम बोल रहे हैं वायरस। क्यों इसको कवक वर्ग में रखा गया है? क्योंकि अगर देखें तो ये कवक वर्ग का नहीं है, इसको कवक और प्लांटी के बीच में रखा गया है, क्योंकि अभी तक ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि इसे किस वर्ग में रखना उचित होगा। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो जो वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब कि जीवित और अजीवितों के बीच में रखा जाता है। तो इसीलिए इसको कवक वर्ग के और प्लांटी वर्ग के बीच में रखा गया है। सामान्यतः अगर देखें तो जो वायरस होते हैं, वायरस का एक्चुअली मीनिंग होता है विष या विष के अणु। इसीलिए इसका नाम जो है लैटिन भाषा में रखा गया है वायरस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विकृत विष। विकृत मतलब मोरबिड, पॉइजन होता है जो विकृत हो चुका है। और अगर देखा जाए तो ये ऐसे संरचना में सबसे ज़्यादा, तो पहले चीज़ तो ये कि जो विषाणु होते हैं उनकी संरचना बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होती है, जिनको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सामान्य जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे देखना इसे थोड़ा असंभव सा ही होता है, पर अगर इसको हमें देखना है तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीफिकेशन पावर जो होता है वो ज़्यादा होता है। और जिस विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी या फिर विषाणु विज्ञान कहते हैं। और जो वैज्ञानिक वायरसेस की स्टडी करते हैं, मतलब ऐसे वैज्ञानिक जो इनके बारे में जानकारियों को एकत्रित करते हैं, उन्हें वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। चूँकि अगर वायरस की हम बात करें तो वायरस जो होते हैं वो पौधे एवं जंतु, तो मतलब पौधे, जीव जंतु सभी में बीमारियों को पैदा करते हैं। इनके लाभदायक गुण जो है वो नहीं के बराबर होते हैं, परंतु इनके हानिकारक गुण जो होते हैं वो बहुत अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि ये मनुष्य में भी बीमारियां फैलाता है, जंतुओं में भी बीमारियां फैलाता है और पेड़ पौधों में भी ये बीमारियां फैलाता है। जैसे और अगर देखा जाए तो इसका जो होता है इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो जो डी आइनेवॉस्की जो साइंटिस्ट थे, आइवानोवॉस्की जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1892 में सबसे पहले प्लांट जो वायरस है उसको देखा था, जिसे हम TMV वायरस कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो तंबाकू की पत्तियों को इन्फेक्ट करता है। और तंबाकू की पत्तियों में मान लीजिए किसी एक पौधे में अगर रोग लग गया है तो थोड़े समय में क्या होता है, संपूर्ण फसल, मतलब पूरी फसल क्या होती है, इससे इन्फेक्टेड हो सकती है। जिसकी पुष्टि किसने की थी? विजेरिंग ने की थी। और स्टेनले ने इसे सबसे पहले एक तरह से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। मतलब कि उन्होंने इसके रवे तैयार किए थे, इसके क्रिस्टल्स तैयार करे थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो वायरसेस होते हैं अगर इनको क्रिस्टल रूप में प्राप्त कर लिया जाए तो ये कितने ही वर्षों तक इनको लेबोरेटरी में स्टोर्ड करके रखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब हम इनकी प्रकृति देख लेते हैं कि जो वायरस होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो वायरस जो होते हैं, चूँकि इनका अगर हम सिद्धांत माने तो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने अपने अपने, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने मत रखे हैं, तो उन्होंने अपने अनुसार इसकी प्रकृति बताई है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि कणिकामय संरचना होती है जिसे साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए इन्हें देखना असंभव होता है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और ये जो होते हैं बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते। बैक्टीरियल फिल्टर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कहीं पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और अगर हमको बैक्टीरिया को अलग करना है तो उसे निचोड़ कर, मतलब उस जगह से लेकर हम उसको बैक्टीरियल फिल्टर पर निकाल सकते हैं। तो वो फिल्टर पर क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरह से चिपक जाते हैं। तो उसी विधि द्वारा वायरसेस को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें कृत्रिम माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता। संवर्धन का मतलब ये होता है कि इनका कल्चर करना। जैसे बैक्टीरिया को किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमें बैक्टीरिया को कृत्रिम रूप से उसका कल्चर करना है, हमको उसको पैदा करना है, उसकी संख्या को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया को लेते हैं और उसको अपने लेबोरेटरी में रखते हैं। और लेबोरेटरी में रखने के बाद उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो जल्दी जल्दी ग्रो हो। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, गुणन करते हैं और जल्दी से वृद्धि करके अपनी पूरी कॉलोनी, अपनी पूरी फैमिली बसा लेते हैं।
तो उस प्रकार से इन्हें जो है कृत्रिम माध्यम में एक तरह से संवर्धित करना मुश्किल होता है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। और विषाणु अपने विशिष्ट परपोषी में लाक्षणिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये किसी पोषक के शरीर में अगर जाते हैं तो पोषक के शरीर में जाकर उसके आनुवंशिक पदार्थ को ये बदल देते हैं और क्या करते हैं, एक तरह से उसके लक्षण जो होते हैं उसको उसमें बदलाव कर सकते हैं और ये ताप तथा आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया प्रकट करते हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी वायरस होते हैं तो विशेषकर तापमान और आर्द्रता के प्रति ही ये अनुकूलित होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए इनको अपने अकॉर्डिंग तापमान नहीं मिला है या इनके आवश्यकता अनुसार अगर इनको तापमान नहीं मिला है तो ये वृद्धि नहीं करेंगे, उस समय ये क्या होता है, सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। बट अगर मान लीजिए इनको अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिल गया कि जिसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है या एक पर्टिकुलर ऐसा कहा जा सकता है कि तापमान होता है, तो तब ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वृद्धि करने लगते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये ताप या फिर आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया देते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो जो साइंटिस्ट है वो आज तक इस चीज़ को सुलझा नहीं पाए हैं कि हम इन्हें किस में रखें, मतलब कि या तो हम इनको देखा जाए तो हम इन्हें किस वर्ग में रख सकते हैं। वर्ग का मतलब ये है कि या तो हम इनको सजीवों में रखें या हम इनको निर्जीवों में रखें, पर ये लक्षण ही ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि ये आज तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि इन्हें हमें सजीवों में रखना चाहिए या निर्जीवों में रखना चाहिए। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि ये दोनों के ही समान गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके सजीव के क्या लक्षण होते हैं। सजीव लक्षण ये होते हैं इसके कि निश्चित रूप एवं आकार के होते हैं, मतलब कि अपना आकार नहीं बदलते हैं और रूप भी परिवर्तित नहीं करते हैं। ये जीवित कोशिकाओं में गुणन करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी पोषक के शरीर के अंदर ये पहुंच गए या हमारे शरीर के अंदर ही पहुंच गए, तो इसका जो पोषक होता है वो जीवित अवस्था में होना चाहिए, तो ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी वृद्धि करेंगे। और मान लीजिए अगर पोषक जो है वो जीवित अवस्था में नहीं है तो ये भी सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, इनमें भी गुणन नहीं होता है। पर कवक वगैरह को आपने देखा होगा कि कवक जो होता है अगर मृत जीव के शरीर पर जाता है तो जल्दी जल्दी वृद्धि करता है, क्योंकि वो मृत जीवों से भी पोषण ले सकते हैं। पर इनमें क्या होता है, ये अगर देखा जाए तो जीवित कोशिकाओं में ही गुणन करते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, अगर आनुवांशिक पदार्थ है तो मतलब जीवित के गुण इनमें मौजूद हैं, क्योंकि आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता ही है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर ऐसा कहें एक वायरस से जब वायरस गुणन करते हैं तो उसी के दूसरे वायरस में ये पहुंच जाते हैं। तो इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। अगर मान लीजिए वो प्लांट वायरस है तो उसमें जो उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो आरएनए होगा। पर अगर हम बात करते हैं किसी जंतु की, तो अगर जंतु की अगर हम बात करें तो उसमें होने वाला जो वायरस होता है या उसमें जो वायरस होता है जो जंतुओं में रोग फैलाता है, उसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा। ये आपको रट लेना है बिल्कुल इस चीज़ को। इनमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन होता है। अब उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ये अपने आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन का टोटली इफेक्ट जो पड़ता है वो बाहरी वातावरण से पड़ता है या किसी केमिकल से पड़ सकता है या रेडिएशन से भी पड़ सकता है। तो अगर ये इसके प्रभाव में आते हैं या फिर प्राकृतिक तौर पर किसी चीज़ के कांटेक्ट में अगर ये आते हैं तो फिर क्या होता है, इनका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो परिवर्तित हो सकता है, म्यूटेशन उनमें हो सकता है, जगह में परिवर्तन हो सकता है। ये अनिवार्य परजीवी की भांति कार्य करते हैं। अनिवार्य मतलब ऑब्लिगेट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है कि इनमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये एक ही तरह से पोषण को लेते हैं। अब इनके हम निर्जीव लक्षण देखते हैं, तो निर्जीव लक्षणों में भी इनमें बहुत सारे लक्षण मौजूद होते हैं जो जिसके आधार पर इनको निर्जीव भी बोला जाता है। इसीलिए तो इनको लिंक बोल रहे हैं कि ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की लिंक का कार्य कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टर ये आता है कि इनका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि इनको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करके, जैसे स्टेनले ने किया, इनको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करके लेबोरेटरी में या बोतल के अंदर रख कर इसे बहुत समय तक स्टोर्ड किया जा सकता है। और अगर इनको किसी पोषक कोशिका के अंदर डाल दिया जाए तो ये जीवित हो जाते हैं पुनः। तो
तो अगर हम इनको क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो फिर इसे हम निर्जीव मान सकते हैं। और इनमें दूसरा ये कि श्वसन नहीं होता है, क्योंकि श्वसन जो होता है वो सजीवों का गुण होता है, तो इस आधार पर भी इसे निर्जीव कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो आता है कि जीवित कोशक कोशिका के अंदर एक तरह से ही गुणन करते हैं, इसके बाहर ये अक्रिय हो जाते हैं। मतलब अगर ये पोषक जो है अगर जीवित है तो ही ये वृद्धि करेंगे, नहीं तो ये सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की उपापचय क्रिया नहीं होती, जैसे फूड का डाइजेशन होना या फिर ब्लड का सर्कुलेशन होना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सजीवों का लक्षण है जो इनमें नहीं पाया जाता। ये कोशिकीय नहीं होते, मतलब इनकी पर्टिकुलर कोशिका नहीं होती। जैसे आपने अगर किसी कोशिका की संरचना पढ़ी है तो उसमें क्या होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है, मतलब केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव्य होता है या कोशिका द्रव्य होता है, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। पर इनकी ऐसी कोई संरचना नहीं होती, मतलब ना तो ये कोशिकीय होते हैं और ना ही इनमें कोशिका भित्ति होती है और ना ही इनमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो इसी आधार पर इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी। तो फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे एंड्रे लॉफ, उन्होंने इसको विषाणु, एक विषाणु ही होता है, ना तो वो जीवित होता है ना तो वो अजीवित होता है, पर ये इन दोनों के बीच में एक लिंक के रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछते हैं कि वायरस जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ना तो ये सजीव है ना तो निर्जीव है, और एक तरह से देखा जाए तो इनमें दोनों के ही लक्षण मौजूद होते हैं। अब हम इसकी संरचना देखते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर वायरस की बात करें तो वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक जैसी नहीं होती, मतलब अलग अलग टाइप के भी वायरस होते हैं। जैसे अगर प्लांट्स में होंगे तो वो अलग होंगे, शेप साइज उनकी अलग होगी, एंड अगर वो एनिमल्स में है तो अलग होंगे, ह्यूमन बींग्स में है तो अलग होंगे, बट उनकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम होती है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जिस मटेरियल से वो फॉर्म हुए हैं या जिस मटेरियल से वो बने हैं वो बेसिक प्रोडक्ट उनका सेम होता है। तो अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इनकी दंडाकार मतलब छड़ जैसी हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, वर्ग के आकार की हो सकती है, ईंट जैसी हो सकती है, कुंडलित हो सकती है, टैडपोल के आकार का भी ये हो सकता है। अब टैडपोल का एग्जाम्पल आप आगे देखोगे टीएमवी वायरस में। तो अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो साइज़ जो होता है इनका या फिर इनका मेज़रमेंट अगर हम करें तो इनकी जो माप होती है वो 10 म्यू माइक्रोन से 350 म्यू माइक्रोन तक हो सकती है। और इनकी शारीरिक संरचना की अगर हम बात करें तो इनकी शारीरिक संरचना में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल ही क्या करता है, इसको रेप्लिकेट होने में, मतलब इसके गुणन करने में क्षमता में या इसके गुणन करने के लिए मददगार होता है। तो अगर न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो बेसिक प्रोडक्ट होता है, बेसिक जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए या आरएनए होता है। डीएनए किन में होगा, जो जंतु विषाणु होंगे वो एक तरह से, या बैक्टीरियल विषाणु जो होते हैं उनमें डीएनए होता है, परंतु अगर ये पादप विषाणु है या प्लांट वायरस है तो इनमें आरएनए होगा। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो आंसर्स होते हैं उन्हीं में से ही बनते हैं। और इसमें होता है प्रोटीन। प्रोटीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग होता है, इसलिए होता है क्योंकि अगर डीएनए या आरएनए का गुणन करना है, मान लीजिए एक वायरस से दो वायरस अगर बनते हैं तो वो बिना प्रोटीन के नहीं बन सकते, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, उसको रेप्लिकेट होने में हेल्प करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आरएनए या डीएनए के चारों ओर एक कोट के रूप में होता है, और ये जो होता है असंक्रामक होता है, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी पर्सन पर, सिर्फ इफेक्ट पड़ता है इसके आनुवांशिक पदार्थ पर जो डीएनए या आरएनए हो सकता है। तो ये अगर देखा जाए तो जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें एक प्रोटीन का कोट होता है, आवरण होता है, जिसे कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो कैप्सिड होता है छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। और ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर हम वायरस की स्ट्रक्चर को देखें तो बाहर की ओर ये एक आवरण से घिरा होता है, जिसे कैप्सिड बोलते हैं। ये कैप्सिड जो होते हैं
कैप्सोमियर की यूनिट से बनते हैं, सब यूनिट्स बोल सकते हैं हम उनको। और ये जो सब यूनिट्स होती हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसके होते हैं, प्रोटीन के। तो प्रोटीन द्वारा ही ये निर्मित होते हैं और एक विशेष क्रम में ये अरेंज होते हैं। इनका एक अरेंजमेंट होता है, एक क्रम होता है जिसमें ये उपस्थित होते हैं। अब इनके प्रकार देख लेते हैं हम। तो वायरस जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्लांट वायरस है तो ये बता दिया है मैंने। प्लांट वायरस जो होते हैं वो जनरली पौधों में ही रोग उत्पन्न करते हैं और इनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है और इनमें जो होता है आवरण अनुपस्थित होता है। जंतु जो वायरस होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, जैसे मम्प्स वायरस, इन्फ्लुएंजा, इनमें आवरण पाया जाता है। पर पोलियो जो होता है, पोलियो का जो वायरस होता है उनमें यह आवरण अनुपस्थित होता है। और जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी मतलब बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब ये होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिन पर वायरस का इन्फेक्शन होता है, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और इनका आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, जिसका पूरा आप एक तरह से पढ़ोगे। देन हम इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि इनका नामकरण जो होता है वो किस आधार पर किया जाता है। तो चूँकि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको वर्गीकृत किया है, तो ये जो वर्गीकरण होता है एक्चुअली वायरसेस का, वो इनके होस्ट के बेस पर होता है। होस्ट मतलब इनका पोषक होता है जिनके शरीर पर रहकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो लोफ, हॉर्न और टोर्नियर जो थे उन्होंने 1962 में इसको वर्गीकृत किया था, जिसे LTH सिस्टम या LTH पद्धति भी कहते हैं। और ये वर्गीकरण जो है इंटरनेशनल कमिटी फॉर वायरस नॉमेनक्लेचर 1966 द्वारा भी स्वीकृत किया गया है। क्यों स्वीकृत किया गया है? क्योंकि इसी के आधार पर जो होता है किसी वायरस का नॉमेनक्लेचर या नॉमिनेशन या फिर उसका नाम रखा जाता है। परंतु ये जो वर्गीकरण होता है एक्चुअली डिपेंड करता है इसके डीएनए या आरएनए की उपस्थिति पर। तो ये तो होता ही है कि हाँ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है तो उसके बेस पर भी इसका नॉमेनक्लेचर हो सकता है। परंतु उसी बेस पर फिर अगर हम देखें तो इसमें इसकी सिमेट्री जो होती है, मतलब कि इसका आकार जो होता है, इसकी सममिति जो होती है, उसके आधार पर भी इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो हम इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिकॉज इसमें कुछ न्यू आपको देखने को मिलेगा कि इसका वर्गीकरण कर कैसे रहे या इसका क्लासिफिकेशन या इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो अगर हम देखें तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में इसको एक तरह से नॉमेनक्लेचर इसका करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर की जो पद्धति होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट अलग होता है, देन सेकंड पार्ट इसका अलग होता है। तो इसका जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्चुअली न्यूक्लिक अम्ल के स्ट्रैंड को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर वो प्लांट वायरस है तो उसमें आरएनए प्रेजेंट है और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, तो इसकी नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई। बट अगर हम एनिमल वायरस की बात करते हैं तो उसकी नंबर्स क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। देन फिर सेकेंड जो पेयर होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट बताता है, जो कि हमको परसेंट में लिखना होता है। थर्ड पेयर जो होता है कैप्सोमियर की आकृति प्रदर्शित करता है और फोर्थ पेयर जो होता है वेक्टर का प्रकार बताता है। तो हम एक जिसे क्रिस्टोग्राम भी बोलते हैं, जैसे तंबाकू मोज़ेक जो वायरस है उसका क्रिस्टोग्राम ये है R/1 is to 2/5 एंड E/E एंड S/A। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट जो पेयर है, फर्स्ट पेयर में न्यूक्लिक अम्ल क्या हो गया, आरएनए, और उसकी नंबर कितनी स्ट्रैंड की 1 है, तो इसलिए R/1 लिखा है। न्यूक्लिक अम्ल का सेकेंड नंबर पे हम पार्ट पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड नंबर में न्यूक्लिक अम्ल का आणविक भार, मतलब कि जो आरएनए है उसका आणविक भार कितना है परसेंट में, 5% है, इसलिए हमने क्या लिखा है 2/5। थर्ड क्या है, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब ये होता है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ में E/E है, मतलब कि इसकी लेंथ को हमको लिखना है, जितनी भी होगी फिर हम लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सीडेड प्लांट है, तो मतलब कि कौन सा प्लांट है जिसमें ये प्रेजेंट है, जैसे सीडेड प्लांट है तो यहाँ पर जो ये एयर के थ्रू अगर इसका संचरण हुआ है तो इसको लिखेंगे S/A। S का मतलब सीडेड प्लांट एंड A का मतलब एयर, कि इसका ट्रांसमिशन जो हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है।
तो यहाँ तक जो वायरस की जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद हम इसका फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे, जिसको हम TMV वायरस बोल रहे हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।